हाफ लंगड़ा एक सिस्टम शुरू हुआ कि एक टांग में गोली मारो और पकड़ के ले आओ। जब अरेस्टिंग के दौरान अपराधी फायर करता है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है। मौजूदा सरकार जो है वो जाति और धर्म देखकर फर्जी एनकाउंटर कर रही है। अपराध करना एक प्रवृत्ति है, इसका जाति से कोई मतलब नहीं है। पुलिस को दोषी ठहराना ये कदापि उचित नहीं है। जो आदमी पढ़ लिख गया है, जो आदमी समाज में अपना स्थान पा गया है, वो थोड़ी क्राइम करता है। तो अगर आप ये देखें, अपराध करना एक प्रवृत्ति होती है, इसका जाति से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। नई दिल्ली से हमारे खास मेहमान हैं 1988 बैच उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और यूपी के उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक डीजीपी डॉक्टर देविंदर सिंह चौहान, डीएस चौहान साहब। डीएस साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत सर स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार। डीएस चौहान साहब, एनकाउंटर को लेके हमेशा भारत की पुलिस विवादों में रहती है। वो असली भी हो तब भी नकली कहलाता है, फर्जी कहलाता है, मैनेज कहलाता है। और अब हाफ लंगड़ा एक सिस्टम शुरू हुआ कि एक टांग में गोली मारो और पकड़ के ले आओ। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, मैं एक पत्रकार हूं और ना मैं ये हस्तक्षेप रखने का कानूनी अधिकार रखता हूं, ये सामाजिक की पुलिस को कैसे काम करनी है। लेकिन समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा यानी कि योगी की मौजूदा सरकार जो है वो जाति और धर्म देखकर फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उनका साफ साफ उन्होंने कहा है कि हाल ही में अभी 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मई 2026 में बात कर रहे हैं हम लोग, कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया है कि मुठभेड़ों में मारे जाने वाले अधिकांश लोग, विक्टिम जिनका एनकाउंटर यूपी पुलिस कर रही है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग शामिल है और जाति आधारित निशाना बना रही है पुलिस। क्या सर ये संभव है पुलिस के लिए? जो कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने पुलिस को करीब से देखा है। इसी पुलिस को कभी वो हाँकते थे जिसको अब योगी जी हाँकते हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य है, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके बोलने का एक राजनीतिक निहितार्थ होता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका क्या नजरिया होता है, क्या दृष्टिकोण होता है एनकाउंटर्स पे, उस पर मैं जरूर बोल सकता हूं। पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो 2-3 चीजें देखती है पुलिस एनकाउंटर करते समय। नंबर 1, वो अपराधी को पहले टारगेट करती है, सिलेक्ट करती है और उन अपराधियों को टारगेट करती है जिनका समाज में बहुत भय है, जिनका अच्छा आपराधिक इतिहास है और खास करके बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में बहुत लंबी फेहरिस्त होती है कि बैंक लूट, डकैती, मर्डर, किराए पे हत्या। तो इस तरह के अपराध देखती है। फिर पुलिस उनकी आइडेंटिटी असर्टेन करती है और उसके बाद में पुलिस उनको टारगेट करती है कि इनको हमें अरेस्ट करके कानून के सामने खड़ा करना है। जब अरेस्टिंग के दौरान अपराधी पुलिस की अरेस्ट को रजिस्ट करता है, रजिस्ट करने के कई तरीके होते हैं, तो उनमें अगर वो फायर करता है पुलिस के ऊपर, तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है और उसको अधिकार भी है गोली चलाने का, और तब ये एनकाउंटर घटित होता है। और इसलिए हर एनकाउंटर पे सवाल उठाना ये उचित नहीं है, क्योंकि पुलिस अब कर रही होती है, जो भी राजनीतिक डायरेक्शंस होते हैं उस समय के एक चुनी हुई सरकार के, उन राजनीतिक डायरेक्शंस के अनुरूप काम करती है। और इसके अलावा एक जनता की भी ओपिनियन होती है कि वो कौन से अपराधी से मुक्त होना चाहती है। खास करके जो रंगदारी वसूलते हैं, जो अकारण हत्याएं करते हैं, अकारण रेप करते हैं, छोटी बच्चियों का, बूढ़ी महिलाओं का रेप करते हैं, तो समाज उनसे आजिज आ जाता है और समाज जो है फिर उसमें एक मांग शुरू होती है और मांग पुलिस के वर्किंग के ऊपर रिफ्लेक्शन होती है कि आप जो है अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो तब पुलिस जो है वो अपना चुस्त होकर अपना काम करती है
वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो उनके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस और क्राइम इरेडिकेशन, ये उनकी प्रायोरिटी पर है। और उसके अनुरूप उन्होंने दिशा निर्देश और पॉलिसीज बनाए हैं जिसपे पुलिस काम कर रही है। तो इसमें पुलिस पुलिस को दोषी ठहराना ये कदापि उचित नहीं है। रही बात अपराधियों की जाति की, तो अपराधी का बैकग्राउंड चेक पुलिस जरूर करती है। वही पुलिस अफसर ये कहे कि साहब मुझे इस अपराधी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो या तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या झूठ बोल रहा है। तो पुलिस को हर अपराधी की जानकारी होती है और जानकारी रखना भी चाहिए उसको। नहीं रखता है तो वो इनकॉम्पिटेंट है। और उसके बाद में फिर वो अपनी रणनीति तय करता है कि इस अपराधी से कैसे डील करना है, इस अपराधी को इस अपराध पे क्या कार्रवाई करनी है। ये पुलिस अफसर्स प्लान करते हैं और फिर कार्रवाई करते हैं। तो पुलिस को बैकग्राउंड तो जरूर पता होता है। एक जो नजरिया है जो सब लोग मिस कर जाते हैं इस एनकाउंटर की राजनीति में, वो ये है कि अगर आप भारत का आजादी से पहले और आजादी के बाद का पूरा डेटा क्राइम का उठा के देखेंगे, तो ज्यादातर जो अपराधी, पेशेवर अपराधी की भी बात कर रहा हूं, जो आते हैं उनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे तो वो, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की बात कर रहा हूं, तो वो गरीब वर्ग से होते हैं। जो आदमी पढ़ लिख गया है, जो आदमी समाज में अपना स्थान पा गया है, वो थोड़ी क्राइम करता है। वो बहुत कम लोग होते हैं, वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है, वो अलग तरीके के क्राइम करते हैं कि बैंक का पैसा ले लिया और पैसा लेके भाग गए, या बैंक का पैसा नहीं दिया, पैसा कहीं और डाइवर्ट कर लिया। तो बीजेपी गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, ये एजेंडे पर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो आप अगर ईडी के एक्शंस देख लेंगे तो ईडी ऐसे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो उसमें कौन है ज्यादातर? वो सारे, अगर आप देखेंगे तो सारे अपर कास्ट के लोग हैं, क्योंकि वही पढ़ लिख कर अपना अच्छा किए हैं, अपना अच्छा बिजनेस सेट किए हैं, और उसके बाद में फिर बैंक से उन्होंने वो लिया है लोन वगैरह, और उसके बाद फिर वो उस पर डिफॉल्ट करके भाग जाते हैं, अपराध करते हैं, आर्थिक अपराध। तो अगर आप ये देखें, अपराध करना एक प्रवृत्ति होती है, इसका जाति से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ईडी का डाटा एनालाइज करेंगे और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा एनालाइज करेंगे, तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि अपराध करना एक प्रवृत्ति है, इसका जाति से कोई मतलब नहीं है। तो सर इसलिए आप इस तरह की बातें राजनीतिक के लोग अपनी अपनी राजनीति के लिए बातें करते हैं, लेकिन इसमें पुलिस को दोषी ठहराना इस तरह से ये कदापि उचित नहीं। सर इन्हीं अखिलेश यादव का एक और भी आरोप है कि जो फर्जी एनकाउंटर करते हैं पुलिस वाले, वो एक दिन वो आता है जो सामाजिक तौर से अपने को एक अलग थलग पड़ा देखते हैं और मानसिक रूप से दबाव में होते हैं, और मानसिक तनाव के चलते सामाजिक तिरस्कार और उसके बाद मानसिक रोगी भी होते देखे गए हैं। ये सर क्या साइकोलॉजी? आप तो पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आपने तो सिपाही से लेके और स्पेशल डीजी तक देखे हैं, आईपीएस भी रहे हैं, आपको सबकी मंशा कार्यशैली पता होती है पुलिस महकमे में। देखिए संजीव जी, मैं एक अपने स्टडीज के हिसाब से एक डॉक्टर भी हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, और जी आप एमबीबीएस मनोविज्ञान हम लोग कंपल्सरीली हमको पढ़ाया जाता है। कोई मानसिक रोगी क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप फलाने ऑक्यूपेशन में इसलिए मानसिक रोगी हो गए। तो इस हिसाब से तो बहुत सारे राजनीतिज्ञों को मानसिक रोगी होना चाहिए था, तो वो नहीं होते हैं ना। वही मानसिक रोगी होता है जिसके डॉक्टर्स कारण परीक्षण करके, टेस्ट करके, ऑब्जर्व करके बताती है। डॉक्टर बताता है, विज्ञान बताता है, मेडिकल साइंस बताता है। हो सकता है जेनेटिक कारण हो, मनोवैज्ञानिक दशा बिगड़ने के कई कारण होते हैं जिसमें एक जेनेटिक कारण होता है। तो ये कहना कि सब पुलिसकर्मी जो है वो मनोवैज्ञानिक रोगी हो जाते हैं, ये डेटा जो है, जो एग्जिस्ट करता है मनोवैज्ञानिक रोगियों का, वो डेटा इस तरह की बात को सब्सटेंशिएट नहीं करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से लोग रोगी होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट आपने सुना होगा, वो मनोवैज्ञानिक रोगी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इंटेंस मेंटल वर्क कर रहे होते हैं और उनके डाइट पे, उनके इस पे असर पड़ता है। तो इसका इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपका ऑक्यूपेशन
और मनोविज्ञान रोग का कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, दबाव जरूर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर आपको अपने जीवन में हैंडल करना पड़ता है। तो पुलिस का जो काम है ये मेंटल प्रेशर का काम है, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि पुलिस कर्मियों को सप्ताह में 2 दिन छुट्टी जरूर देनी चाहिए जो है, क्योंकि ये स्ट्रेसफुल वर्क है, इसमें स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस है। सर, न्यायिक जांच की मांग करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी प्रमुख की जितने भी एनकाउंटर हुए सबकी न्यायिक जांच करा दो। क्या सर ये न्यायिक जांच करना सबकी संभव है? मानवाधिकार आयोग की रिपोर्टों का ही वो हवाला देते हैं कि बहुत सारे फर्जी एनकाउंटर हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जौनपुर और आगरा जैसी जगहों पे कई ऐसे एनकाउंटर हुए थे जो कानूनी रूप से फर्जी करार दिए गए, उनमें कई पुलिस वाले जेल भी गए। तो क्या सर फर्जी एनकाउंटरों की कहीं गुंजाइश रहती है, जाने अनजाने, उजाले में अंधेरे में, पुलिस महकमे में? ऐसा कभी आपने फेस किया अपने पूरे आईपीएस के जीवन काल में, डीजीपी तक रहते हुए? देखिए संजीव जी, अगर मैं ये कहूं कि सारे एनकाउंटर सही होते हैं, मैं गलत हूं। एनकाउंटर करती है पुलिस और कुछ एनकाउंटर गलत भी करती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत एक वेल लेड आउट सिस्टम है कि कोई भी पुलिस एनकाउंटर होगा उसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी ही होगी। ठीक है। अगर उसमें कोई व्यक्ति मरा है तो उसका पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्ड होगा, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि अगर 2 डॉक्टरों के ओपिनियन में जो है वो विरोधाभास है तो वो भी सामने आ सके। और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट प्रॉपर इंक्वायरी करता है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में वो नोटिस जारी करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं अपने अपने बयान देने के लिए, और वो बिल्कुल विदाउट फियर और फेवर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। और ये सिस्टम कंपलसरी है हमारी कंट्री में। किसी भी स्टेट में, यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में पुलिस एनकाउंटर होगा, अगर उसमें मृत्यु होती है तो ये प्रोसीजर है, वो लागू है, वो कंपलसरी है। और मैं जो स्टेट पर हिंदी से मोस्ट जो ऑफ भी लोग, मोस्ट सर सर प्लीज कंटिन्यू करें। ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में पुलिस एनकाउंटर सही पाए गए हैं, और जिनमें गलत पाया जाता है उसमें कार्रवाई होती है। कार्रवाई क्या होती है? आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है पुलिस कर्मियों के खिलाफ, उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जिसे हम डिपार्टमेंटल एक्शन कहते हैं, वो लिया जाता है। तो 35 साल की सर्विस में मैंने देखा कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हुआ, डिसमिसल हुआ है, उनका कन्विक्शन हुआ है कोर्ट में। सीबीसीआईडी उसकी जांच करती है, सीबीसीआईडी उनको अगर चार्जशीट करती है, कोर्ट में जाते हैं, उनका कन्विक्शन होता है। ऐसे में बहुत सारे केसेस जानता हूँ जिनका नाम लेना उन पुलिसकर्मियों का आवश्यक नहीं है, और इंक्वायरी होती है, और फिर कई हाई कोर्ट में जाके बरी हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके बरी हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रोविजन हमारे देश में है, और वो रूल ऑफ लॉ के तहत है। इस वक्त जो शेख मैंने हिंदी से दर्शक जुड़े हुए व्यूवर्स आए हैं, नए जुड़े हैं, उनको बताना चाहूंगा मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, और हमारे साथ हैं 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी और उत्तर प्रदेश के ही रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, जो पढ़ाई लिखाई करके पहले एमबीबीएस डॉक्टर बने और फिर इस प्रोफेशन में आईपीएस बने। तो आप 2 तरीके से बात कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से इंसान की क्या सोच होती है, और एक डीजीपी रहे हैं और नीचे से ऊपर प्रमोट होकर पहुंचे हैं। एक वो आपने सब देखा है, सिपाही से लेके स्पेशल डीजी तक आपने देखे, सुपरविजन किया इसी यूपी पुलिस का, जिसपे अब बीते कल के यूपी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के चीफ प्रमुख, बता रहे हैं कि जानबूझ के योगी सरकार, मौजूदा हुकूमत जो है बीजेपी की यूपी में, वो पिछड़े लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़ी जातियों को, यादवों को टारगेट कर रही है उनकी पुलिस योगी जी की एनकाउंटर में। लेकिन आप बेबाक बोल रहे हैं सर, आपकी बात में एक चीज निकल के आई है कि आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप राजनीतिक नहीं है। लेकिन सर, जिन टीएस चौहान से मेरी बात हो रही है वो ऐसे भी है जिन्होंने अखिलेश यादव के टाइम में उन जो पुलिस रही, यही यूपी पुलिस, उसमें भी आपने काम किया है, और आप योगी जी की पुलिस में भी काम कर चुके हैं। इस नजरिए से सर एक सवाल तो बनता है कि आखिर इस तरीके के स्टेटमेंट देने का, आरोप लगाने का सत्तासीन पार्टी पे वजह क्या हो सकती है? सिर्फ क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं?
क्योंकि सर आप एक ऐसे अधिकारी अधिकारी नहीं बदलता है सर, सत्ताएं बदलती हैं। अधिकारी अपनी नौकरी सीरियल से जहां जहां उसका प्रमोशन होता है, आप डीजी तक गए हैं सर, आप बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा है। देखिए, मैं आपको संजीव जी ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने अपनी पुलिस सेवा का शुरुआत किया था 88 पे, उस समय समाज की अपराध को बर्दाश्त करने की जो एक थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वो काफी था और लोग अपराध को बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब जो जब मैं सर्विस के आखिर के दशक में था, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ऑल ओवर इंडिया ये मूवमेंट है, हर स्टेट में। ऐसा कोई स्टेट है नहीं है जिसमें अभी थ्रेशोल्ड इसका कम नहीं हुआ है। अब समाज भारत का अपराध को बर्दाश्त करने का नहीं स्थिति में नहीं है, इसीलिए समाज की तरफ से आवाज आती है। आप देखिए, वेस्ट बंगाल का चुनाव अभी हुआ, वहां जनता ने क्यों सरकार बदल दी? क्योंकि वहां अपराध हो रहा था और जनता का थ्रेशोल्ड अपराध के प्रति बहुत कम हो गया था। वहां आरजे कार मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हुआ, एक छोटी बच्ची के साथ में, डॉक्टर अभी बनी थी वो। समाज ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसीलिए उसकी मां जीती है। तो यही स्थिति उत्तर प्रदेश की समाज की है। उत्तर प्रदेश में पहले अपराध स्वीकार कर लिए जाते थे, कोई आदमी लूटता था पीटता था वो चुप रहता था, अब वो चुप नहीं बैठता है। और सर एक ये बात जी राजनीतिक के लोग समझ जाते हैं। और इसीलिए वर्तमान में जो शासक दल है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इसको पहचान कर लिया है और इसलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, क्राइम एरेडिकेशन अपने टॉप मोस्ट पॉलिसीज में रखा है। और पुलिस डिपार्टमेंट को उसी हिसाब से उन्होंने एनेबल भी किया है, फंडिंग किया है, रिक्रूटमेंट किया है, फॉरेंसिक साइंस लैब्स का मॉडर्नाइजेशन किया है, ताकि इस पर अच्छा काम हो सके और जनता से जो है उनको समर्थन मिल सके। तो अपनी अपनी सोच है, उसी हिसाब से काम होता है। डीएस चौहान साहब, 1988 में आपने पुलिसिंग शुरू की, आईपीएस सर्विस में, भारतीय पुलिस सेवा में। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जैसे पुलिस मुखिया चीफ से रिटायर हुए। इस 35 साल की सर पुलिस सेवा में क्या आप मानेंगे 1988 1990 के दशक की जो पुलिस थी, 1980 1990 के दशक की पुलिस, फिर 2000 तक आते आते, तब की पुलिस एनकाउंटर बहुत कम होते थे, और अब वो चाहे अखिलेश यादव की रही हो सरकार, चाहे किसी और की रही हो या योगी जी की हो, यहां मैं व्यक्ति विशेष, राजनीतिक विशेष, सत्ता विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2000 से 2026 जो 2 दशक 2.5 दशक आए हैं, इनमें एनकाउंटर बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें हाफ एनकाउंटर एक नई सीरीज वेबसाइट की तरह निकल के आई है। एक पैर में गोली लगती है, आ जाता है। ये सर क्या चेंज है? क्रिमिनल्स में चेंज के हिसाब से पुलिस ने अपने को ढाला है कि भैया ये दो ना, मतलब पूरा ना मरे तो आधा इसको सबक दो, ताकि शायद क्राइम से हट जाए। ये हाफ एनकाउंटर क्या सर नई एक प्रक्रिया परिपाटी शुरू हुई है? देखिए, मेरा अपना निजी विचार हमेशा से रहा है कि पुलिस एनकाउंटर जब भी हो, आमने सामने की गोली चले जो है। अगर अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो पुलिस को जरूर गोली से ही जवाब देना चाहिए। और पुलिस जो भी काम करती है समाज देखता है, समाज से कभी छुपता नहीं है। पुलिस रात के अंधेरे में भी एनकाउंटर करती है तो समाज को पता होता है कि हुआ क्या है। कोई ये पुलिस ये सोचे और पुलिस अफसर ये सोचे कि मैं इससे जनता की नजरों से बचा के ये काम कर सकता हूं, तो वो संभव नहीं है। आपको बहादुरी से अपराधियों का मुकाबला करना चाहिए। रही बात हाफ एनकाउंटर की, तो पुलिस के पास में अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियर होते हैं, तो पुलिसकर्मी रिस्क लेते हैं। इसीलिए मैंने बहुत शुरुआत में आपसे कहा था कि उस गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं चुनी हुई सरकार के, पुलिस को उनको इम्प्लीमेंट करती है। अगर आज राज्य सरकार सपोर्ट करना बंद कर दे पुलिस को, तो पुलिस वो कार्रवाई करना बंद कर देगी। एज सिंपल एज दैट। पुलिसकर्मी भी आखिरकार इंसान होते हैं और वो सरकार की प्रोग्राम, सरकार की मुखिया की तरफ वो देखते रहते हैं, तो उसी के अनुरूप फिर वो अपने आप को डालते हैं। आज आपका सपोर्ट है तो पुलिस रिस्क लेती है, अगर सपोर्ट नहीं होगा तो पुलिस रिस्क नहीं लेगी। नहीं तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि आम भाषा में कि किसी भी सूबे की पुलिस भारत में वो पॉलिटिशियंस सत्ता से हाकी जाती है, ना कि कानून से चलती है? देखिए, पुलिस कानून के दायरे में रह के काम करती है।
नंबर एक। नंबर दो, पुलिस चुनी हुई सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगी, पुलिस जरूर अब खुल के काम करती है। अगर पुलिस को ये महसूस होता है कि सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो पुलिस बहुत कॉशियस हो जाती है, केयरफुल हो जाती है। सर, आपने कभी महसूस किया अपने 35 साल की पुलिस सेवा में डीजीपी बनने तक कि राजनीतिक दबाव, सत्ता शासन के दबाव में आपको आना पड़ा हो? महसूस किया कि नहीं ये मामला गलत है? एक डॉक्टर भी हैं सर आप, एमबीबीएस। इसलिए मैं जानना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर से नहीं बात कर रहा, मैं एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी डीएस चौहान से पूछना चाहता हूं कि क्या सर आप पे कभी पुलिस सेवा में डॉक्टर होने के बाद जब आए आप, तो कोई दबाव महसूस किया? जैसा आपने बताया कि सरकार जैसे चाहती है वैसे ही पुलिस काम करती है। देखिए, पुलिस की वर्किंग में, पुलिस के वर्क एनवायरनमेंट में बहुत स्ट्रेस रहता है। अगर मैं ये कहूं कि स्ट्रेस नहीं रहता हो, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। पुलिस का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और निश्चित रूप से पुलिस चूंकि चुनी हुई सरकार के अधीन होती है, दूसरा पुलिस को ट्रांसफर का भी भय रहता है। तो हर चुनी हुई सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम को पुलिस उसको इम्प्लीमेंट करती है, और स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है। लेकिन हाँ, किसी के भी प्रेशर में इलीगल काम नहीं करना चाहिए। ये हर पुलिसकर्मी को, हर पुलिस अफसर को अपने जेहन में डाल के रखना चाहिए। जो सर सरकार लीगली जो सर लीगली सरकार जो वैलिड काम है, जी सर लीगल काम प्लीज। करना चाहिए। सर जो सरकार है वो कहती है कि अपराधियों पे और अपराध पे कंट्रोल करो, यहाँ ठीक है, लेकिन क्या सर आप बताएंगे, एक एसपी से लेके डिप्टी एसपी से लेके आप ऊपर तक आए हैं, डीजीपी तक, वाकई में सर 2,000 5,000 10,000 का इनामी अपराधी वांटेड जो है, उसके पांव में हाफ एनकाउंटर ही सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उस पुलिस टीम को रिवार्ड मिलेगा और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का जब फाइल खुलेगी उसकी कभी मौके पे, तो उसको उसका फायदा मिलेगा, और इसलिए हाफ एनकाउंटर। सर कुछ तो सरकार चाहती है कि क्राइम कंट्रोल हो, अपराधी कंट्रोल हो, भय हो उनमें, और कुछ पुलिस वाले नीचे थाने चौकी और एसएसपी एसपी कमिश्नरेट लेवल पे ही काम करते हैं कि उनकी फाइल में हरा पन्ने पे लिखा जाए कि इन्होंने 100 एनकाउंटर में इतने हाफ एनकाउंटर किए। और सर कभी वो फुल एनकाउंटर में आते हैं, शामिल होती गुड वर्क में, तो उसका पूरा मैं सूद ब्याज के उस पुलिस वाले को इनाम इकराम दिया जा सके आउट ऑफ टर्न के टाइम पे, इसलिए भी एनकाउंटर हाफ बढ़ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले ये पॉलिसी थी कि आउटस्टैंडिंग वर्क पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता था, एक्सट्रीम ब्रेवरी और करेज पर। वो पॉलिसी करीब करीब 15 साल पहले, 10 साल पहले वो बंद हो गई थी। कोर्ट ने उसको अगेंस्ट द लॉ डिक्लेयर कर दिया था, और ये बंद हो गया है सिस्टम कि आप किसी को मारें और आपको प्रमोशन मिलेगा। ये अब नहीं होता है, इसके आधार पे अब नहीं होता आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। ये स्कीम पूरे देश में, जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, वो बंद हो गई है। कैश रिवॉर्ड जरूर एग्जिस्ट करते हैं, वो अनाउंस्ड होते हैं कि एक अपराधी जो शातिर अपराधी है, उस पे संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उनको पावर है, आईजी को 50,000 की है, एडीजी को 1 लाख की है, शासन को 5 लाख की है। तो इस तरह की सीमाएं हैं, और वो रिवाइज भी होती रहती है। तो पुलिस उस पर, शासन उस पर रिवॉर्ड डिक्लेयर करता है। अगर वो अपराधी मारा जाता है तो वो 5 लाख या अरेस्ट होता है तो वो 5 लाख रुपए उन पुलिसकर्मियों की टीम को दिए जाते हैं। ये सही है। लेकिन इसके आधार पर प्रमोशन मिलता है या इसके आधार पे आपको मनचाही पोस्टिंग मिलती है, ये सही नहीं है। इसका कोई करेक्शन नहीं है। चौहान सर हम छोड़ देते हैं, नहीं बात करते हैं कि योगी की सरकार और मोदी की सरकार या अमित शाह की सरकार या अखिलेश यादव की सरकार, किसमें क्या होता है। सरकारें अपने हिसाब से अपने को, सूबे को चलाती हैं, देश को चलाती हैं। हमें इस बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना आप नेता हैं ना मैं नेता हूं। आप एक पुलिस महानिदेशक है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल एमबीबीएस, और मैं पत्रकार हूं। तो हम इस दायरे में सर एक बात तो हमें करनी चाहिए कि आज मान लो योगी जी की सरकार है, चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं, उनकी पुलिस है, उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करनी है, चाहे वो हाफ एनकाउंटर हो चाहे फुल, ये आमने सामने मौके पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेकिन सर इसमें कितनी सच्चाई है कि हर सत्तासीन
अपनी अपनी सत्ता में अपने अपने मुंह लगे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को बचाता है, लेकिन जैसी सत्ता पलटती है, दूसरी सरकार आती है, तो पुलिस उसके हिसाब से चलती है, और जो पहली सरकार में बचे हुए अपराधी होते हैं वो अगले सरकार में या तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या एनकाउंटर होता है, मारे जाते हैं, हाफ एनकाउंटर होता है। बहरहाल उन अपराधियों की दुर्गति जरूर होती है सर, जो एक सप्ताह में बच जाते हैं अगली सप्ताह में। मैंने सर सवाल बहुत गहरा किया, आप ही पूरा बता पाएंगे इस चीज को? देखिए, राजनीति का अपराधीकरण भारत में 80 के दशक में, 90 के दशक में और 2000 के पहले दशक में काफी था, जिसमें जो अपराधी राजनीति में आते थे, कई एमएलए बने, कई एमपी बने, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। कई बहुत दुर्दांत अपराधी एमएलए बने, मेंबर पार्लियामेंट बने। तो वो एक समाज के जीवन के ग्रोथ का एक हिस्सा होता है। उस समय समाज इसको एक्सेप्ट कर लेता था। भारत की समाज ने बहुत प्रगति की है, अब वो स्वीकार नहीं कर रही है। तो अब अगर कोई पार्टी अपराधी को टिकट देती है तो मैं देखता हूं कि जनता उसको हरा देती है, और हर चीज में इंप्रूवमेंट हुआ है हमारे देश में। तो अपराधीकरण अब पिछले एक दशक में काफी कम हुआ है, और अपराधियों को अब पुलिस राजनीतिक दल आसानी से टिकट नहीं देते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि सामाजिक स्तर पर आकर राजनीतिज्ञ अनाउंस करते हैं, वो जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि फलाना अपराधी अब ये हमारे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसको हम टिकट नहीं देंगे, ये बोलते हैं। सर और चलते जनता जी। और जनता क्या करती है, अगर किसी राजनीतिक दल ने एक दुर्दांत अपराधी को मान सम्मान दिया, उसको अगर टिकट दिया, तो जनता उस पार्टी को रिजेक्ट कर देती है आसपास के इलाके में। अगर आपने, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं कि आपने जौनपुर में अगर किसी अपराधी को टिकट दिया, तो आसपास के 3-4 जिले में वो पार्टी नीचे चली जाती है। हाँ मतलब सर, तो अखिलेश ये, यादव का जो बयान है इसको बहुत ज्यादा वजन देने की जरूरत नहीं समझे। एक पॉलिटिकल बयान भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के सूबे में क्राइम और क्रिमिनल अगर कंट्रोल्ड है तो सब कुछ सही है, कानून भी सही है, पुलिस भी सही है, और सत्तासीन हुकूमत भी सही है। आप ये कहना चाहते हैं सर? समय हमारे पास कम है। देखिए, जनता की यही एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, और जो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी वो जनता की नजरों में हमेशा उसका मुकाम ऊंचा रहेगा। दूसरे आपने सर ये कहा था कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बैकवर्ड SC ST यादव मारे जा रहे हैं छांट छांट के योगी हुकूमत में, वो भी आपके हिसाब से निराधार है, असत्य है। क्योंकि पुलिस का जब आमना सामना अपराधी से होता है तो उसका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाता है, और ना कि उसकी कॉम पहले छांटी जाती है। अगर असली एनकाउंटर है आमने सामने का अचानक का, अगर कोई क्रिमिनल मोस्ट वांटेड है, उसको तलाश के पीछे पड़ के पुलिस ने ढूंढा है और फिर आमने सामने होती, तो उसकी सारी जन्म कुंडली, क्राइम कुंडली दोनों पुलिस के पास होती है, उसकी जाति भी होती है, क्राइम कुंडली भी होती है ना, 7 पुस्तकों का हिसाब किताब रख के पुलिस जाती है। सर एक छोटा सा सवाल है, 1 मिनट हमारे पास बचा है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में, यूपी के निक्की हत्याकांड या निक्की की संदिग्ध मौत हुई थी, दहेज हत्या का मामला माना गया था। उसमें पुलिस ने एनकाउंटर के बाद, हाफ एनकाउंटर के बाद निक्की के हस्बैंड को गिरफ्तार किया था। अब वो मामला सर अदालत में समझौते पे पहुंच गया, पंचायत में समझौता हो गया। अब जिस पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके निक्की के हस्बैंड को गिरफ्तार किया था, वो पुलिस सर अदालत में क्या कहेगी खड़े होके? क्योंकि वहां तो पंचायत में समझौता हो गया, निक्की की जो बड़ी बहन है उसी घर में ब्याही थी, निक्की की जेठ को वहां रहेगी जाके। इस स्थिति में सर बहुत अहम सवाल है, पुलिस बड़े उलझन में है, 2 परिवार समझौता कर रहे हैं, हाफ एनकाउंटर करके वांटेड एक्यूज को पकड़ा था पुलिस ने। अब वो हाफ एनकाउंटर वाली पुलिस सर कैसे कहेगी, कहां फंसेगी जाके? थोड़ा सा सर, समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए संजीव जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पुलिस को एनकाउंटर हमेशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, समाज में उसकी क्या रेपुटेशन है, उस क्रिमिनल की कितना दुर्दांत है, वो समाज के ऊपर कोई भी एनकाउंटर करने पर क्या उसकी इम्पैक्ट होगा, पुलिस की इमेज पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। और ये दहेज हत्या का जो प्रकरण है, इस पे बहुत
आपको गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बच्चियों को मारा जा रहा है। ये मेरा एकदम अटूट विश्वास है दहेज के लिए। मैं पूरे एज ए पुलिस अफसर के जीवन में मैंने कभी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है, मैं आपको एक ही बस उदाहरण सबको देता था कि ऐसा कैसे होता है कि स्टोव जो है हमेशा ससुराल में पड़ता है, गैस सिलेंडर हमेशा ससुराल में पड़ता है। जब बच्ची अपने माँ बाप के घर में पल रही होती है, बड़ी हो रही होती है, उसकी माँ उसको खाना बनाना सिखाती है, तब सिलेंडर क्यों नहीं फटता है? हमेशा एफआईआर में यही डिफेंस लिया जाता है कि साहब वो खाना बना रही थी, फट गई इसलिए जल के मर गई। तो ये सही नहीं है और ये हमारे समाज की विकृति है। हमें इसको स्वीकार करना चाहिए और इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए दहेज सर हत्या। मेरा सवाल सर ये था, यहाँ तो पुलिस उलझ गई है, सिर्फ मैं विशेष रूप से इसमें नहीं, इसमें सीख। देखिए संजीव जी, पुलिस नहीं उलझी है, इसमें समाज उलझा है। समाज पहले आरोप लगाता है, फिर किस प्रलोभन में उसमें कॉम्प्रोमाइज करता है, ये समाज को देखना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए। पुलिस तो उसको एक्यूज को अरेस्ट करने गई, उसने गोली चलाई, पुलिस ने वापसी जवाबी कार्रवाई की तो उसको गोली लग गई। और वो लकी है कि उसके सीने पे गोली नहीं लगी। कायदे से तो आमने सामने अगर मुठभेड़ हुई हो है तो उसके सीने में गोली लगनी चाहिए थी। लेकिन सर अब तो ये दो पार्टियां जिनके लिए पुलिस जूझ रही थी, पुलिस तो कानून की के पालन के लिए जूझ रही थी ना। एक लड़की संदिग्ध हालातों में जल के मर जाती है, अब उसकी बहन सगी जो उसी घर में भी आई है, उसी लड़की के हस्बैंड को निक्की के जो हस्बैंड है वो तो 21 हो गया, जेठ भी जेल में, सास ससुर भी सब जेल में। अब सर उसी घर में निक्की की बहन जाके बड़ी रहेगी, लेकिन सर पुलिस तो एनकाउंटर करके उसके हस्बैंड को पकड़ के लाई थी और ये समझौता करे बैठे दोनों पक्ष। ऐसी स्थिति में पुलिस कानूनी रूप से सर, सामाजिक रूप से मतलब फंसा कौन? यहाँ दोनों परिवार तो एक हो गए, मैं ही नहीं कहता कि हो ना हो, वो हम लोग को विषय नहीं है सर, वो उनका निजी विषय है, सामाजिक विषय है। लेकिन पुलिस तो समाज से नहीं, कानून से चलती है ना सर। यहाँ तो पुलिस जो है वो कैसे निपटेगी? पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी की है और उन पुलिस कर्मियों को तो शाबाशी मिलनी चाहिए, उन्होंने अपना काम किया है। और अगर वो एनकाउंटर गलत है, जांच करा के उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन शर्मिंदगी समाज को देखनी, हैंडल करनी पड़ेगी, उस परिवार को सर हैंडल करनी पड़ेगी। ये सर पहले ये आप दोनों आरोप लगाते हैं हाँ कि हाँ सर पहले सर आप आरोप लगाते हैं कि दहेज हत्या हुई है, फिर आप समझौता कर लेते हैं, तो ये शर्मिंदगी उन परिवारों को महसूस होनी चाहिए। और कोर्ट को, मेरा ये कहना है कि कोर्ट को इस तरह का कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जिसने ये अपराध किया है दहेज हत्या का, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसको दंडित किया जाना चाहिए। सर इस और समझौते के बाद भी। ये जी सर समझौता, बोले। ये समझौता कानूनी रूप से वैध नहीं होता है। तो मतलब आपका ये नहीं कहना हो ये है सकता कि है। सर निक्की हत्याकांड में ये पुलिस अपने स्टैंड पे खड़ी रहे, स्टैंड करे जहां कर रही है, एनकाउंटर वाले में पकड़ा, केस चलाए, उनका समझौता वो आपस अपने घर में करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित करनी चाहिए। और कोर्ट को ये पावर नहीं है कि आप दहेज हत्या में आप कॉम्प्रोमाइज स्वीकार कर लें, तो फिर तो ये अजीब स्थिति हो जाएगी कि मैं किसी की मर्डर कराऊं। ये कोई यहाँ इस्लामिक कानून तो है नहीं कि ब्लड मनी वहां अलाउ होता है कि ठीक है आप सर, आपने हत्या कर दी, आपने पैसे दे दिए, आप बहुत माफ हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डी एस चौहान सर। थैंक यू।